शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कमर दर्द का मसला हो तो लहसुन के दो जुएं भूनकर खाओ। अगर दांत में दर्द का मसला है तो फटकड़ी को पानी में गर्म करके दर्द वाली जगह पर रखो। दर्द फौरन रुक जाएगा। अदरक का रस शहद में मिलाकर चाटने से बलगमी खांसी दूर होती है। कलवंजी पानी में उबालकर पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अगर नींद में खराटे आते हो तो नाफ में सरसों का तेल लगाकर सोया करो। गले में खराबी महसूस हो तो बारीक नमक उंगली की मदद से अच्छी तरह से गले में लगा ले। आपका गला ठीक हो जाएगा। अगर बेटी का रिश्ता ना हो रहा हो तो रोजाना सुबह 3 बार सूरह रहमान की तलावत घर में किया करो। जल्दी रिश्ता हो जाएगा। पेट में दर्द हो या पट्ठों में दर्द हो तो शहद और दालचीनी हम वजन खाने से आराम मिलता है। नाखून मजबूत करने के लिए रोजाना चंद हफ्ते तक हल्के गरम जैतून के तेल में थोड़ी देर हाथों के नाखूनों को डिबोकर रखें। ऑपरेशन वगैरह के जख्म के निशान दूर करने के लिए एलोवेरा के गोदे में थोड़ा सा जैतून का तेल डालकर गर्म करके रोजाना लगाएं। लेकोरिया और टांगों में मुस्तकिल दर्द खत्म करने के लिए रोजाना 3 हफ्ते तक सुबह के वक्त 7 बादाम लें। अगर लूज मोशन ठीक ना हो रहे हो तो दही में केला मिक्स करके खाएं। फौरन बेहतरी होगी। गुर्दे के दर्द के लिए देसी मोम में जरा सी हींग मिलाकर गोली बनाएं और गर्म पानी से ये गोली खा लें। शदीद दर्द से शदीद दर्द फौरी आराम आ जाता है। गलोए की बेल के पत्तों को पानी में उबालकर उससे सर धोने से बाल तेजी से बढ़ते हैं और सेहतमंद रहते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा सर्दी लगती हो तो उस वक्त थोड़ा सा नीम गर्म दूध पी ले। स्कूल जाने वाले बच्चों को रोजाना 2 केले और दूध का 1 गिलास दे। कद भी लंबा होगा और दांत भी सेहतमंद होंगे। अगर सर्दी की वजह से हाथ पांव काले पड़ जाएं तो थोड़ा सा दूध लेकर इसमें थोड़ा सा बेसन डालें और फिर एक लीमू निचोड़ें। रात को हाथों और पैरों पर लगाकर सो जाएं। सुबह उठकर धोएं। हाथ दूध जैसे सफेद हो जाएंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता तो रोजाना सुबह के वक्त लहसुन के 2 जुए चाय में डालकर पिया करो। अगर आप अपने बाल लंबे घने और मजबूत करना चाहते हैं तो 1 कप तेल में 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता, 1 खाने का चम्मच, 1 चम्मच ताज़ा एलोवेरा का जेल मिलाकर हल्की आंच पर पकाएं और जब अच्छी तरह से तमाम चीजें पक जाएं, ब्राउन हो जाएं तो छान कर रखें। हर रोज ये तेल अपने बालों पर लगाएं। दोपहर और रात को खाने में 1 जुआ कच्चा लहसुन खाया करो। वजन तेजी से कम होगा। आज मेरा दफ्तर में तीसरा दिन था और पिछले 2 दिनों में किसी ने भी मुझसे कोई काम नहीं लिया था। मैं सारा दिन फारिग बैठकर आ जाती थी और आज भी यही लग रहा था कि शायद इन्होंने मुझे फारिग बैठने के लिए ही हायर किया है। अब तो मुझे परेशानी होने लगी थी कि अगर मुझे फारिग ही बैठना था और मुझसे कोई काम नहीं लिया जाना था तो बॉस ने मुझे नौकरी ही क्यों दी। ये ना हो कि कुछ दिनों के बाद मुझे फारिग कर दें कि हमें तो ज़रूरत ही ना थी। ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी और मैं हरगिज़ भी नहीं चाहती थी कि इस नौकरी को अपने हाथों से गंवाऊं। लेकिन दूसरी तरफ मुझे फारिग रहना भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि हिम्मत करके मैं बॉस के ऑफिस में चली ही जाती हूँ, क्योंकि जितनी बार भी मैंने कोऑर्डिनेटर से पूछा कि आप मुझे कोई काम क्यों नहीं दे रही तो वो मुस्कुराकर कह देती कि फिक्र मत करो, तुम्हें काम भी दे दिया जाएगा और काम की तनख्वाह भी मिलेगी। अभी जितने दिन फ्री रह सकती हो तुम रह लो। मुझे उसकी बातों की समझ नहीं आई थी और आज तीसरा दिन था। मैं यूं फारिग बैठ बैठकर बोर हो गई थी तो मैंने सोचा कि बॉस से ही जाकर सारी बात क्लियर कर लूं। इसलिए मैं दस्तक देकर बॉस के कमरे में आ गई। वो मुझे देखकर पहले तो चौंक गए, फिर मुस्कुराकर कहने लगे, बैठ जाओ। मैंने बात शुरू करते हुए कहा कि सर मुझे आज तीसरा दिन है लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं दिया जा रहा। मुझे ये बताएं कि फिर मुझे हायर क्यों किया गया है। तो बॉस अजीब से अंदाज में मुस्कुराकर कहने लगा, तुम्हें अगर नौकरी दी गई है तो तुम्हें उसकी तनख्वाह भी मिलेगी, लेकिन तुम्हारा काम यहाँ पर नहीं है। मैंने तुम्हें किसी और काम के लिए नौकरी पर रखा है। और बॉस की बात सुनकर मैं घबरा गई और पूछा किस काम के लिए रखा है। तो कहने लगे, फिक्र मत करो,
मैं ना तो गलत आदमी हूं, ना ही तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का इरादा रखता हूं। असल में जब मैंने तुम्हें पहली बार इंटरव्यू के वक्त देखा था तो मैंने तभी फैसला कर लिया कि मुझे जिस लड़की की जरूरत है वो तुम ही हो, तुम ही ये काम कर सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी दी। मैंने उलझते हुए कहा, सर पहेलियां मत बुझवाएं और साफ और सीधी बात करें। तो बॉस कहने लगे, असल में मैंने तुम्हें इसलिए नौकरी पर रखा है ताकि तुम मेरी बहू होने का नाटक कर सको। ये सुनकर मैं चौंक गई कि इस बात का क्या मतलब हुआ कि मैं उनकी बहू होने का नाटक करूं। ये सब क्या चल रहा था? बॉस मुझे कहने लगे, तुम सुकून से मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब समझाता हूं, तुम्हें करना कुछ भी नहीं। बस ये है कि तुम्हें मेरे बेटे के साथ 1 महीने में 2 बार अस्पताल जाना होगा और उसके साथ वहीं पर रुकना होगा और सबको वहां पर यही कहना है कि तुम उसकी बीवी हो। बस इसके अलावा और तुम्हारा कोई काम नहीं। और तुम्हें इस काम के बदले पूरे महीने की तनख्वाह भी दी जाएगी। सिर्फ 2 दिन 1 महीने में तुम्हें यह नाटक करना होगा और तुम्हारी मर्जी है कि बाकी के दिन दफ्तर आओ या ना आओ, पूरे महीने की तनख्वाह तुम्हें दे दी जाएगी। इस अजीबोगरीब पेशकश पर मैं दंग होकर रह गई और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। ऐसा काम तो मैंने कभी नहीं सुना था। मुझे सोचों में डूबा देखकर बॉस कहने लगे, तुम सोचने के लिए जितना वक्त लेना चाहो तुम ले सकती हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों चाहती हैं कि मैं आपकी बहू होने का नाटक करूं और वो भी महीने में 2 दिन? तो बॉस कहने लगे, असल में मेरा बेटा ज़हनी तौर पर कुछ कमजोर है और उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई है। अब जिस अस्पताल में महीने में 2 दिन उसे इलाज के लिए जाना पड़ता है, मैं नहीं चाहता कि वहां सब उसका मजाक उड़ाएं कि उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। इसलिए तुम्हें कहा है कि तुम उसके साथ उसकी बीवी बनकर वहां पर 2 दिन रहोगी, तो सबको मालूम हो जाएगा कि ये अकेला नहीं और कोई मेरे बेटे का मजाक नहीं उड़ा पाएगा। वजह तो इनकी माकूल ही थी, लेकिन फिर भी मैं इतनी जल्दी हाँ नहीं करना चाहती थी। इसलिए सोचने का वक्त लेकर मैं अपने कैबिन में वापस चली आई। क्या मुझे ये काम करने की हामी भरनी चाहिए थी या नहीं? अगर मैं मना करती तो जाहिर है मेरी जगह वो किसी को भी ये काम दे देते और मैं इस सबसे महरूम रह जाती। जैसा कि बॉस ने कहा था, उन्होंने मुझे इसी काम के लिए ही नौकरी दी थी, तो अगर मैं ये काम ना करती तो वो मुझे नौकरी से भी निकाल देते। पहले इतनी मुश्किलों से ये नौकरी मिली थी। मेरा नाम बानिया है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे वालिद एक मजदूर हैं और कभी उनका काम चल जाता है तो कभी नहीं। बहन भाइयों में मैं ही सबसे बड़ी हूँ और बाकी सब बहन भाई मुझसे छोटे थे। अब्बा की आमदनी शुरू से ही बहुत ही महदूद रही थी और ये मेरी अम्मा का ही हौसला था कि उन्होंने इस थोड़ी सी आमदनी में घर को चलाया और हम सबको भी उन्होंने पढ़ाया और लिखाया था। मैट्रिक करने के बाद मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की और प्राइवेट ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। मेरी माँ सारा दिन मेहनत करती थी, लोगों के कपड़े सिलाई करती और जो काम उसको मिलता वो करती ताकि वो अपने बच्चों को अच्छा खाना और पहनने को दे सके। अम्मा की जिंदगी बस इसी पर सर्फ हो रही थी कि उसके बच्चे और शौहर उससे खुश रहें। मैं ये सब देखती रहती थी और मैं सोचती थी कि जैसे ही मेरा बीए हो गया तो मैं कोई अच्छी सी नौकरी करूंगी ताकि मेरी माँ को ये काम करने ना पड़े। जब मैंने एफए के पेपर्स दिए तो तब हम लोगों पर कयामत ही टूट पड़ी। मेरे अब्बा काम के लिए घर से निकले थे और चूंकि वो मजदूर थे तो उनका काम 5वीं मंजिल पर सामान वगैरह पहुंचाना था, लेकिन उनका पैर फिसल गया और वो ऊंचाई से नीचे गिर गए। अब्बा को बहुत ज्यादा चोटें लगी थी और डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई थी, लेकिन वो चारपाई पर आ गए। पहले तो अब्बा थोड़ा बहुत काम कर लिया करते थे तो घर का गुजारा हो जाता, लेकिन अब तो बिल्कुल ही तंगी के दिन आ चुके थे। मैंने सुबह के वक्त ही नौकरी करना शुरू की और शाम के वक्त ट्यूशन्स पढ़ाती थी। अपना पढ़ने का तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता था, रातों को जागना पड़ता और इन्हीं हालात में मैंने बीए कर लिया था। जिस दिन मेरा रिजल्ट आना था मैं बहुत खुश थी कि जो मैंने सोचा था वो मैंने हासिल कर लिया। अब मैं कोई अच्छी सी नौकरी करूंगी और अपने माँ बाप के सारे ख्वाब पूरे करूंगी। लेकिन किस्मत को भी और इम्तिहान लेना मकसूद था। 2 साल से सर पर बाप का साया तो था, चाहे जैसा ही सही, लेकिन एक दिन अब्बा चुपके से हम सबको रोता हुआ छोड़कर अब्दी नींद सो गए। अब्बा के जाने के बाद हालात बिल्कुल बदल से गए। पहले तो लोगों को मालूम था कि उनके घर पे एक मर्द मौजूद है, चाहे वो बीमार ही क्यों ना थे, लेकिन अब्बा की मौजूदगी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती थी। लेकिन उनके जाने के बाद तो ऐसा लगा जैसे कि सर पर से छत ही छिन गई हो। मैं नहीं चाहती थी कि जिस तरह की जिंदगी मैंने गुजारी है
अपनी ख्वाहिशों को मारते और अपनी तालीम की कुर्बानी देते हुए मेरे छोटे बहन भाई भी ऐसे ही गुजारे। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मुझे घर से ही निकलना होगा और अच्छी नौकरी की तलाश करनी होगी। लेकिन जब मैं घर से बाहर नौकरी की तलाश में निकली, तब मुझे पता चला कि बीए की डिग्री तो आजकल के ज़माने में कोई अहमियत नहीं रखती। यहाँ पर तो हुनर और डिग्री वाले पहले से ही नौकरियों की तलाश में रुल रही हैं। तो ऐसे में मुझ जैसी ना तजर्बेकार और इतनी कम पढ़ी लिखी को कौन भला नौकरी देता है। जिस दफ्तर में जाती हूँ वहीं से इनकार हो जाता है। एक दिन जो ही मैं अखबार खोलकर इश्तिहार देख रही थी कि हो सकता है कि कोई नौकरी मुझे मिल जाए, कि एक नौकरी के इश्तिहार पर मेरी नज़र पड़ी। वो इश्तिहार पढ़कर पहले तो मैंने ये सोचा कि मुझे अप्लाई ही करना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से तो मैं सिर्फ खबारी उठा रही थी। जॉब तो मिल नहीं रही थी, लेकिन फिर सोचा कि जहां इतनी बार ट्राई किया है वहां पर एक कोशिश और करनी चाहिए। इसलिए अगले दिन मैं उस दफ्तर में इंटरव्यू के लिए चली गई। जब मेरा नाम इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो मैं घबराए हुए अंदर चली गई। मुझे लगा था कि जिस तरह पहली कंपनियों में होता है कि 6 से 7 लोग इंटरव्यू का पैनल बनाकर बैठे होती हैं और सब मुख्तलिफ सवालात करती हैं, तो शायद यहाँ भी ऐसा हो। लेकिन अंदर जाकर मुझे हैरत का धचका लगा, क्योंकि सिर्फ एक ही आदमी बैठा था जो शायद उस कंपनी का बॉस था। उसने मुझसे बड़े अच्छे से बात की थी। मैंने उसे अपने घर के सारे हालात बताए और दरखास्त दी कि मुझे इस नौकरी की शदीद ज़रूरत है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी फरियाद का उस पर कोई असर होगा, लेकिन तब मुझे शदीद हैरत हुई जब उसने कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हें नौकरी पर रख लिया है, कल से आ जाना। मैंने बेयकीनी किसी कैफियत से बाहर निकल आई। मेरे तो पाँव ही नहीं जमीन पर टिक रहे थे कि क्या वाकई में मुझे नौकरी मिल गई। अगले दिन जब मैं दफ्तर गई तो एक लड़की ने मुझे मेरा कैबिन दिखा दिया और कहा वहां पर जाकर बैठ जाओ। मैं कुछ देर बैठी रही, इंतजार करने लगी कि शायद अभी कोई आकर मुझे काम सिखाना शुरू करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं खुद झिझक के मारे बाहर निकली और सारा दिन यूं ही फारिग रहकर घर आ गई। मुझे लगा था कि शायद पहला दिन है, इसलिए कंपनी वालों ने मुझे रिलैक्स रहने दिया है और कोई काम नहीं किया। तो दूसरे दिन मैं ज़हनी तौर पर तैयार होकर गिर कि आज मैं बहुत काम करूंगी। लेकिन उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं खुद कोऑर्डिनेटर के पास गई, उससे पूछा कि कोई काम है तो मुझे बताएं, आप मुझे काम सिखाएं। तो कहने लगी बस तुम फारिग रहो, जो भी काम होगा तुम्हें बता दिया जाएगा। आज तीसरे रोज जब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो मैं खुद ही बॉस के ऑफिस में चली गई। उनसे काम की नोयत पूछी और जो काम मुझे पता चला वो इंतहाई अजीबोगरीब था, लेकिन मैं करने पर मजबूर थी, क्योंकि मेरे घर का सवाल था। मेरे हाँ करने की देर थी कि बॉस ने अपने ड्राइवर के साथ मुझे अपने घर भेज दिया और कहने लगे मेरा बेटा तैयार है, तुम्हें बस उसके साथ अस्पताल जाना है और वहां पर 2 दिन उसके साथ रुकना है। अस्पताल से वापसी पर तुम अपने घर चली जाना। मैं अम्मा को हरगिज़ भी नहीं बता सकती थी कि मुझे किस किस्म की नौकरी मिली है, इसलिए मैंने अम्मा से झूठ बोल दिया कि ट्रेनिंग के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना होगा और खुद साहब के घर चली आई। वहां पर गाड़ी में पहले से ही बॉस का बेटा बैठा हुआ था। मैंने हैरान होकर उसे देखा, क्योंकि मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कि वो बीमार हो सकता है। मैं चुप करके उसके साथ बैठ गई। सारा दिन रास्ता खामोशी से कटा, उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मुझे उलझन होने लगी। मैं सोचने लगी कि कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। पता नहीं ये भरोसे के काबिल है भी या कि नहीं, लेकिन रिस्क लेने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था। बहरहाल हम अस्पताल आ गए। वहां पर जाकर उसे एक कमरे में एडमिट कर लिया गया और रिकॉर्ड में मेरा नाम उसकी बीवी के तौर पर लिखा गया, जिसमें कमरे में उसके साथ ही थी। रात होने वाली थी और मैं सोच रही थी कि मुझे बाहर जाकर अब सो जाना चाहिए। अब मैं कमरे में उस आदमी के साथ तो हरगिज़ नहीं रुक सकती थी। उसी वक्त नर्स आई। उसने पहले उसे एक इंजेक्शन लगाया और फिर मुझे कहने लगी आपको इंजेक्शन लगाना है। मैं बिदक कर पीछे हटी और पूछा मुझे क्यों? कहने लगी हमारे यहाँ का असूल है, रोज रात को यहाँ पर हर एक को इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि किसी को बीमारी ना लगे, क्योंकि आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसकी बात में वजन था, इसलिए मैंने चुपचाप उसे इंजेक्शन लगवाने दिया। लेकिन कुछ ही देर के बाद मेरी आंखें बंद होने लगी और मुझे नींद आ गई। सुबह जब मैं उठी तो मैंने खुद को कमरे में मौजूद एक सोफे पर ही पाया था। जब मैंने बेड की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बॉस का बेटा तो बेड पर नहीं था। मैं बुखलाते हुए उठी, उसकी जिम्मेदारी थी, मुझे दी गई थी, वो कहाँ जा सकता था। मैं जल्दी से भागते हुए बाहर आई तो मुझे एक नर्स के साथ बातें करता हुआ नजर आया। मुझे देखकर वो नर्स चौंक गई। ये वही नर्स थी जिसे रात को इंजेक्शन लगाया गया था।
वो नर्स बॉस के बेटे को लेकर कमरे में आ गई और उसे बेड पर लिटाकर मुझसे पूछने लगी, क्या आप पेशेंट की मिसेज हैं? मेरे कुछ कहने से पहले भी बॉस के बेटे में उस नर्स को टोकर कहने लगा, हाँ ये मेरी बीवी है, अब तुम जाओ यहाँ से। ये पहली बार था कि मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। अच्छी खासी रोबदार आवाज़ में उसने नर्स को कहा था। वो फौरन ही वहाँ से चली गई थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो यहाँ पर एडमिट क्यों हुआ। मुझे तो नहीं लग रहा था कि उसे कोई ऐसी बीमारी है कि उसे अस्पताल दाखिल होना पड़े, और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्यों चाहता था कि अस्पताल वालों को पता चले कि उसकी बीवी उसके साथ है। वो किसी पर क्या साबित करना चाह रहा था। दूसरी रात भी उस नर्स ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और ये कहा था कि तुम्हारी हिफाजत के लिए है, कि कोई बीमारी ना लगे, लेकिन इंजेक्शन के लगते ही मुझे नींद सी आने लगी थी। मैंने सोचा था कि सुबह मैं उस नर्स से ज़रूर पूछूंगी कि आखिर इंजेक्शन के लगते ही मुझे नींद क्यों आने लगती है, लेकिन वक्त ही नहीं मिला और हम लोग वापस आ गए। 2 दिन अच्छे गुजर गए थे, किसी को कुछ पता नहीं चला कि मैं कहाँ पर थी। दफ्तर में सबको यही था कि शायद मैं बीमार हूँ, इसलिए 2 दिन छुट्टी के हैं। बॉस ने मुझे सख्ती से मना किया था कि इस डील के बारे में और किसी को भी इल्म नहीं होना चाहिए, और मैंने इनको यकीन दहानी करवाई थी कि मैं इस राज को राज ही रखूंगी। अगले दिन बॉस ने मुझे ऑफिस में बुलाया और मेरे पूरे महीने की तनख्वाह मुझे देते हुए कहा कि ये लो, इस महीने का तुम्हारा यही काम था, वो तुमने कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी है। तुम बाकी के दिन दफ्तर आना चाहो तो आओ, ना आना चाहो तो ना आओ। मैंने कहा कि नहीं, मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझ पर शक करें। ये कैसा काम है कि 2 दिन के बदले उसे पूरी तनख्वाह मिले। मैं तो अम्मा के सवालों के जवाब ही नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं दफ्तर तो लाजमी आती रहूंगी। बॉस ने भी कोई एतराज नहीं किया। ये सिलसिला यूं ही चलने लगा। हर महीने मैं 2 दिन में बॉस के बेटे की बीवी बनकर उसके साथ अस्पताल में जाती और 2 दिन वहीं पर रुकती। अब ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो गैर मामूली होता या मुझे शक में डालता, लेकिन वो नर्स जो मुझे इंजेक्शन लगाती थी, उसने मुझे शक में डाल दिया था कि आखिर वो ऐसा क्या इस इंजेक्शन में डालती है कि मुझे लगते ही मुझे नींद आने लगती है। मैंने कई बार उसे पूछा, लेकिन वो हमेशा ही मुझे टाल देती। कभी कभी जाने क्यों मुझे लगता था कि इस नर्स और बॉस के बेटे के दरमियान कुछ चल रहा है। मैंने कई बार उन दोनों को छुपते बातें करते भी देखा था, लेकिन जब भी मैं करीब जाती या वो मुझे देख लेते तो वो दोनों चुप कर जाते। सारा दिन तो मेरा इधर उधर अस्पताल में ही गुजर जाता, लेकिन रात के वक्त जब मुझे इंजेक्शन लगता, इसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहती कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं। बॉस के बेटे के साथ मेरी कोई भी बात नहीं होती थी। मुझे तो वो भी अजीब लगता और उसकी हरकत भी कुछ मशकूक ही लगती, क्योंकि सारा दिन तो वो उस नर्स के साथ ही अस्पताल में इधर से उधर घूमते थे, गुजारा करता, और मैं कमरे में बैठी उसका इंतजार करती थी। लेकिन खैर, मेरा तो काम ही यही था कि मुझे उसकी बीवी होने का नाटक करना था, और इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं जा रहा था, बल्कि उल्टा महीने के अच्छे खासे पैसे ही मिल रहे थे। बॉस बहुत ही रहमदिल आदमी था, मुझसे इस काम के अलावा और कोई भी काम नहीं लेता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। जाने क्यों, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ इस इंजेक्शन की वजह से हो रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो लगाती क्यों है और इसमें ऐसा क्या है जो मैं होशो हवास से गाफिल हो जाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना ही होगा कि आखिर इस इंजेक्शन में क्या है। इसलिए अगले महीने जब हम वहां पर रुकने के लिए गए तो नर्स जब मुझे इंजेक्शन लगाने लगी तो मैंने होशियारी से अपने साथ लाया हुआ इंजेक्शन उसके इंजेक्शन से बदल दिया। उसका इंजेक्शन मैंने अपने बैग में रख दिया था और जो इंजेक्शन उसने मुझे लगाया उसमें पानी था। आज चौके इंजेक्शन नहीं लगा था तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और मैं देख रही थी कि वो दोनों मुझे गौर से देख रही हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों मेरे सोने का ही इंतजार कर रही हैं। मैं देखना चाहती थी कि मेरे सोने के बाद आखिर ऐसा क्या होता है, इसलिए मैंने आंखें बंद की और सोने की अदाकारी करने लगी। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि नर्स बॉस के बेटे को कमरे से बाहर ले गई और वापस आकर उसने मेरे करीब आकर मुझे उठाया और बेड पर लिटा दिया। मैं सब कुछ देख रही थी, आसपास क्या हो रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने नर्स की आवाज़ सुनी। वो एक डॉक्टर से कह रही थी कि डॉक्टर साहब, सब कुछ रेडी है, ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल करें, बस आप ही का इंतजार है। डॉक्टर ने पूछा कि क्या तुमने कागजात मरीज की बीवी से दस्तखत लिए थे? वो नर्स कहने लगी, जी हाँ, मरीज की बीवी अपनी मर्जी से ही अपना गुर्दा अपने शौहर को देना चाह रही है। उसने दस्तखत भी कर दिए हैं, आप बस ऑपरेशन की तैयारी करें। मैंने मरीजा को भी बेहोश कर दिया है और उसके शौहर को भी ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल कर दिया है।
डॉक्टर उस नर्स को कहने लगा, तुम जानती हो ना कि मैं असूलों का कितना पक्का हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ वैसा ही होगा, कि जैसा मैं चाहता हूँ, और कोई भी ना इंसाफी या ज्यादती वाली बात ना होगी किसी के साथ भी। वो नर्स डॉक्टर को कहने लगी, आप फिक्र मत करें, ये लड़की अपनी मर्जी से अपने शौहर को अपना गुर्दा दे रही है। ये सब बातें सुनकर तो मेरे होशो हवास ही उड़ गए और मुझे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। ये सब क्या हो रहा था? क्या मेरी ही बात हो रही थी? क्या मेरा ऑपरेशन करने वाले थे? मेरा गुर्दा निकाला जाता? ये सब क्या था? उस वक्त वो डॉक्टर मेरे पास आया तो मैं डर कर चीखते हुए उठ बैठी। मुझे जागते हुए देखकर वो नर्स घबरा गई और जल्दी से मुझे कोई इंजेक्शन लगाने लगी कि मैंने उसे पीछे धक्का दिया और डॉक्टर को कहने लगी, मुझे बचा ले, मैं ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। मैं तो इसकी बीवी भी नहीं, मैं तो इसके ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी वर्कर हूँ। ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हैं। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। मुझे तो बस वो डॉक्टर ही अपना निजात दहिंदा लग रहा था, क्योंकि उसकी बातों में मैंने अंदाजा लगाया कि वो एक ईमानदार डॉक्टर है और उसे कुछ भी नहीं पता। सिर्फ वही कुछ मालूम है जो उस नर्स ने उसे बताया था। उस डॉक्टर को तो ही पता लगता कि शायद मैं बॉस के बेटे की बीवी हूँ और अपने बीमार शौहर को अपना गुर्दा देने के लिए यहाँ अस्पताल में आई हूँ। लेकिन मैं तो जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं। मुझसे ये सारी हकीकत छुपाकर यहाँ आने को कहा गया था। मैंने उस डॉक्टर को सब कुछ सच सच बता दिया कि मेरे बॉस ने किन शराइत पर मुझे नौकरी दी और किस लिए यहाँ पर आने को कहा था। डॉक्टर ने उस नर्स पर सख्ती की और उससे पूछा, ये सब क्या चल रहा है? तो वो कहने लगी, डॉक्टर साहब, इसके बॉस खालिद साहब सिर्फ आप ही से अपने बेटे का ऑपरेशन करवाना चाहती हैं। आपके इस अस्पताल के असूल बहुत सख्त हैं, जो कि खालिद साहब के बेटे को गुर्दों की बीमारी है और उसको एक नए गुर्दे की ज़रूरत है। तो उसके बाप ने हम लोगों से राब्ता किया था कि किसी तरीके से किसी डोनर से गुर्दा लेकर उनके बेटे को लगाया जाए। लेकिन कवानीन के मुताबिक मरीज को गुर्दा सिर्फ उसके रिश्तेदार ही दे सकते हैं, और अगर हम इसके कानून के खिलाफ जाते तो हमें डर था कि कहीं आप हमें नौकरी से ही ना निकाल दें। अगर आपको ज़रा भी पता चल गया कि कहीं कोई बेईमानी हो रही है तो हमारी छुट्टी हो जाती। इसलिए मैंने ये रास्ता निकाला कि उन्हें कहा, आप अपने बेटे को किसी लड़की के साथ यहाँ पर हर महीने 2 दिन टेस्टों के लिए भेजा करें, ताकि सबको पता चल जाए कि वो इसकी बीवी है। और आखिरकार जब वो लड़की दस्तखत कर देगी तो सब यही समझेंगे कि एक बीवी अपनी मर्जी से ही अपने शौहर को गुर्दा दे रही है। क्योंकि उस लड़की का ब्लड ग्रुप इस लड़के से मैच होता है, इसलिए उसे यहाँ पर भेजा गया। नर्स की बात सुनकर मुझे याद आया कि इंटरव्यू के दौरान एक सवाल ये भी पूछा गया था कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो इसका मतलब था कि वो बॉस ने इसलिए पूछा था ताकि वो ये देख सके कि किसका ब्लड ग्रुप उसके बेटे से मैच होता है। इसलिए बहाने से उन्होंने मेरे सारे टेस्ट करवा कर देख लिए थे और मालूम करवा लिया था कि मैं फिट हूँ और उसके बेटे को गुर्दा दे सकती हूँ या नहीं। नर्स रात जो मुझे इंजेक्शन देती थी वो इसलिए कि मैं सो जाऊं और इसके बाद वो मेरा ब्लड सैंपल लेकर मेरे सारे टेस्ट कर सके। ये सारी हकीकत जानकर उस डॉक्टर ने मुझसे बहुत ही माजरत की और उस नर्स और उसके साथ जो 2-3 अफराद मिले हुए थे इनको नौकरी से निकाल दिया। थोड़ी देर में ही मेरा बॉस भी अस्पताल चला आया, क्योंकि उसके ख्याल में उसके बेटे का ऑपरेशन जो था। जब बॉस को सारी हकीकत का पता चला तो उसने मेरे आगे हाथ जोड़े, मैं उसके बेटे को अपना गुर्दा दे दूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अगर वो मुझे सब कुछ सच सच बताकर ये काम करने को कहता तो शायद मैं कर भी देती, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया था और मेरी जिंदगी के साथ खेलना चाहा था। इसलिए मैंने उन्हें कहा, आप कोई और बंदोबस्त कर ले। मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी। तो डॉक्टर साहब ने रहम दिली करते हुए मुझे अपने अस्पताल में नौकरी दे दी और आज मैं उनकी मेहरबानी की वजह से अपना घर चला रही हूँ।